नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, सोमवार को जस्टिस वर्मा के मामले में जिस तरह की टीका टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से की गई, उससे ऐसा लगता है कि बैठे बिठाए कपिल सिब्बल साहब को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ गई। नहीं, इस केस में अगर कहें फटकार तो जो पिटिशनर खड़ा था ट्रिपल एक्स उसको पड़ रही थी, लेकिन बात ये था जब ट्रिपल एक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे ही वो बात सुनाई जाएगी। और पिटिशनर के लिए जब हम लोग खड़े होते हैं, रेस्पोंडेंट के लिए खड़े होते हैं अदालत में, तो न्यायाधीश कुछ भी कहते हैं तो हम जानते हैं हमारी कोई पर्सनल इंसल्ट नहीं हो रही, बल्कि हमारे पिटिशनर की या हमारे रेस्पोंडेंट की, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके केस में कोई दम नहीं है या कोई चीज ऐसी है जो जज को नागवार गुजर रही है या जो लॉ के हिसाब से नहीं है, तो वो चीज होती है। इसीलिए हम लोग अपना केस अगर डिसमिस भी होता है तो जज साहब के लिए ओब्लाइज होते हुए कोर्ट से बाहर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सनल नहीं होता है जी। लेकिन सर, इस मामले में जो याचिका थी उस पर ही सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो जस्टिस वर्मा की तरफ से केस ड्राफ्ट किया गया था, याचिका लगाई गई थी कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो सवाल थे सर, उनसे बड़ा एतराज था सुप्रीम कोर्ट को। सवाल ये थे कि बाहरी हिस्से में नकदी कब, कैसे और किसने रखी, कितनी नकदी रखी गई थी, नकदी असली थी या नकली थी, आग लगने का क्या कारण था, क्या याचिकाकर्ता किसी भी तरह से 15 मार्च 2025 को बची हुई नकदी को हटाने के लिए जिम्मेदार था। सर, ये सवाल उस याचिका में उठाए गए हैं, इनको क्या जायज माना जा सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो कतई पसंद नहीं आए ये सवाल। देखिए, जिस तरह से ये पिटीशन ड्राफ्ट हुई है, मैं सुबह ही एक टिप्पणी की थी ट्विटर पे, जिसमें मैंने लिखा था कि यह पहला लिटिगेशन है जो कि माननीय के द्वारा माननीय के विरुद्ध और माननीय के समक्ष लाया गया है, और उसके बाद 750 माननीय इंतजार कर रहे हैं कि ये माननीय जिसके सामने मामला गया है उस पर निर्णय क्या लेते हैं। मेरा 750 माननीय से कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के बारे में था। तो जब इस मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और दूसरे संसद में भी, लोकसभा में इसका कॉग्निजेंस लिया जा चुका है और प्रोसीडिंग आगे चल रही है, तो ऐसी स्थिति में इस मामले में जिस तरह से इस पिटीशन को ड्राफ्ट किया गया, आपने सवाल उठाए हैं, ये सवाल तो हम लोग बात करेंगे अभी। सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शन थी जस्टिस ऑनरेबल दत्ता साहब की, कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टी बना दिया। हम लोग अगर हाई कोर्ट के खिलाफ भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं तो थ्रू रजिस्ट्रार जनरल करते हैं। अगर आपको लाना ही था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो भाई कम से कम थ्रू रजिस्ट्रार जनरल आपने किया होता, सीधे सुप्रीम कोर्ट को आपने पार्टी बना दिया। तो इन सब चीजों से जो ड्राफ्टिंग का तरीका था, दत्ता साहब बहुत नाराज थे और उन्होंने एक चीज बोली कि इतना कैजुअली केस को नहीं ड्राफ्ट करना चाहिए था, और जाइए आप जो मेमो ऑफ पार्टी है जिसमें आपने इस तरह से मेंशन किया, इसको ठीक करके और 30 तारीख को इसको ले आइए, इस पर हम विचार करेंगे फिर जो है। अब बात आती है जो आपने उठाया इन सब सवालों को लेकर के, ये सब सवाल तो ऐसे हैं जिस पर आम आदमी भी अगर सुनेगा तो हंसेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए गए, मुझे सबसे बड़ी हंसी तो आ रही है 3 नंबर के सवाल की, कि नोट जो जली नकली थी कि असली थी। मतलब एक गलती हो गई, जांच कमेटी को एक जांच करके ये भी एक केस डालना चाहिए था इस मामले में कि भाई जाली नोटों का भी मामला है क्या। मतलब माननीय के जो घर थे, जहां पे जो उनका स्टोर था, वहां से जो नोट बरामद, उसमें जाली नोट का भी काम चल रहा था क्या? तो इस एंगल पे भी जांच होनी चाहिए थी। अब ऐसे ऐसे सवाल इन्होंने उठाए हैं, आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट पूरा लिया स्पेशल प्रिविलेज का, नहीं तो आम आदमी के घर में अगर आग लगेगी तो तुरंत 100 नंबर कॉल करेगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे आएगी, उसके पीछे लुटियंस जोन में तो सीधे मीडिया की गाड़ियां आ जाएंगी, किसके घर आग लगी है, क्या लगी है। और जिम्मेदारी से उस घर का कोई जिम्मेदार आदमी खड़े होके कहता है ये चीज नुकसान हुआ है, देखो जी कैसे क्या हुआ है। तो आप 5 दिन तक जो इस चीज को दबाने की कोशिश किए, 4 दिन तक दबाने की कोशिश किए, यह आम आदमी तो नहीं कर सकता है, एक खास आदमी ही कर सकता है। और आप जब सवाल उठा रहे हैं वो सारे सवाल जो है आम आदमी वाले हैं, तो आम आदमी वाले के हिसाब से तो 3 न्यायमूर्ति को जांच करनी ही नहीं चाहिए थी।
जांच तो करनी चाहिए थी एक दरोगा को, जो बैठता, आपको बैठा करके आपसे सवाल करता, आपके पूरे घर से सवाल करता। लेकिन आप हर स्थिति में वो सारे प्रिविलेज लेना चाहते थे जो आपको मिले हुए हैं। मुझे पूरा सम्मान है उनके लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मामले में एक तरह से एक हाथ से प्रिविलेज लिए हैं, दूसरे हाथ से आम आदमी की राइट भी मांग रहे हैं, तो दोनों चीजें आपके साथ नहीं चल सकती हैं। अब इसमें अगर आपने देखा होगा तो आगे चल करके सवाल क्या उठाया गया है कि भाई संविधान की जो व्यवस्था है उसमें 124 और बाकी 1999 के जो फुल कोर्ट मीटिंग की प्रक्रिया है, इन सब की बात वो उठा रहे हैं। भाई आपको जो कुछ भी मिला हुआ है या न्यायपालिका जो कुछ भी करती है, सब केवल और केवल इंस्टीट्यूट ही नहीं होता है, केवल कानून की किताब ही नहीं होती। कुछ परंपराएं हैं जिसका व्यवस्थापिका पालन करती है, न्यायपालिका पालन करती है, और उसी के चलते आज यह व्यवस्था चल रही है। हमारे देश में जो कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर, कि न्यायपालिका के काम में संसद दखल नहीं देगी, संसद के काम में न्यायपालिका नहीं देगी, लेकिन एक लिमिट तक हर चीज का उसका सम्मान लोग करते हैं। अब अगर इस तरह के आप सवाल उठाएंगे कि अनुच्छेद 124 और 218 का उल्लंघन है, तो यह तो कहीं से भी जायज नहीं होगा, क्योंकि 124(4) में, मैं इस आर्टिकल को इंटरप्रेट कर दूं आपके दर्शकों के लिए, कि 124(4) में कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड ही करे, लेकिन क्योंकि जनमानस का एक दबाव भी कोई चीज होती है, जनमानस का दबाव ही था कि अदालत ने 3 जजों की कमेटी बनाई कि भाई जांच करो, नहीं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अपने घर की बात हो और लोग उसके सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हों, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे हों, तो ऐसे में अदालत ने कहा कि चलो भाई अब इस वीडियो को ही डाल दो नेट पे, जिससे कम से कम पता तो चल जाए कि नोट मिली है। तो अदालत ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो सारी चीजें की जो न्यायमूर्ति के अधिकार होते हैं और जो आम जनता की एक तरह से ख्वाहिश होती है, आम जनता की एक्सपेक्टेशन होती है, दोनों को उन्होंने पूरा किया। जांच कमेटी के सामने उपस्थित होकर के प्रभावित करने की भी कोशिश की है। सवाल उठा अदालत में जो है कि आपने तो पहले फेवरेबल ऑर्डर लेने की कोशिश की, और जब फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला तो आप तो इस तरह की चीजें उठा रहे हैं। तो मिस्टर वर्मा ऑनरेबल आज जो है बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और उससे भी बड़ी चीज हुई कि जब आप एक बार अदालत के सामने कैजुअली जाते हैं तो वकील के काम पर भी सवाल उठता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, कि भाई इतना गंभीर विषय जिस पे एक चर्चा होनी है, जिसको पूरा देश का जनमानस देख रहा है, वहां पर आप उल्टे सीधे पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिससे माननीय न्यायमूर्ति नाराज हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि ये जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसको देखकर सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए, मतलब बड़े ही आम आदमी की तरह इसको तैयार किया गया, लेकिन तैयार तो इसको कपिल सिब्बल सर की टीम ने किया होगा ना। अब अगर उस टीम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि समिति ने, यानी कि 3 जजों की कमेटी ने नकदी किसने रखी, वो असली थी या नहीं, आग कैसे लगी, जैसे मूल प्रश्नों को अनदेखा किया। सर, इस मूल प्रश्न के सारे जवाब तो जस्टिस वर्मा को ही कमेटी के सामने देने थे ना। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ठीक तो कह रहे थे कि आप पेश ही क्यों हुए, और आपको अगर तभी जब ये रिपोर्ट आई थी तभी आप इससे नाखुश थे तो तुरंत आप हमारी शरण में आते। आप तब क्यों आ रहे 2 महीने के बाद, जब इस पे इम्पीचमेंट मोशन लाया जा चुका है एक तरह से राज्यसभा और लोकसभा में? एक बात कही जाती है, डिले डिफीट्स द अल्टीमेट पर्पज ऑफ जस्टिस। आपका विलंब जो है कहीं न कहीं आपके न्याय के मूल उद्देश्य को जो है विफल कर देता है। तो अगर आपके सामने आपकी वीडियो सोशल मीडिया में गई, टेलीविजन पे गई, चली, और आपको माननीय न्यायाधीशों के इस कृत्य से जो है कोई आपत्ति थी, तो तब तो आपने वहां पे कुछ बोला नहीं। आज आप एक रिटायर्ड न्यायाधीश के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिसने उस पर निर्णय लिया, तो इस तरह से पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के कृत्य पर जो है क्वेश्चन उठाना, कहीं न कहीं एक जो प्रक्रिया है या एक जो हायरार्की का सम्मान है अदालतों में, उसको आप कहीं न कहीं भंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस बात को बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट लेगी। इस चीज को टॉलरेट करने के मूड में मुझे नहीं लगा आज के आर्गुमेंट से कहीं से कि अदालत जो है इनको हैंड टू हैंड लेने वाली है कि भाई चलिए आपकी पिटीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप में क्या क्या है, फिर से काम शुरू कर देते हैं। अदालत वहीं पे देखेगी जहां पे आपके साथ कुछ रियल में, कुछ एक्चुअल में चीजें हुई हैं जिसके खिलाफ आप बोल सकते थे। तो आपके उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट तो किया सुप्रीम कोर्ट ने,
लेकिन आप इस तरह से जब आरोप लगा रहे हैं तो ऐसी बातों से तो आपको लगता है कि आपका देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था पर और उन 5 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जिनने आपको मौका दिया, उस तरह से मौका दिया जिस तरह से एक प्रिविलेज्ड माननीय को मिलना चाहिए। नहीं तो देखा नहीं आपने किस तरह से टिक्का टिप्पणी हो रही थी, लोगों ने कहा कि अरे भाई आम आदमी होता तो तुरंत ऐसे होता वैसे होता, बहुत सारी टिप्पणियां की गई, लेकिन अदालत उससे विचलित नहीं हुई। अदालत ने कहा ठीक है जो टिप्पणी हो रही है, लेकिन हम अपने न्यायाधीशों के अधिकार पे भी हनन नहीं होने देंगे और आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उसका भी हनन नहीं होने देंगे। दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। और आज जब 2 महीने बाद ये आ रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे क्यों पड़ा, आप तो पूछ लेते 2 महीने पहले, जब संजीव खन्ना जी थे उसी समय आपको उठा लेना चाहिए था इस मामले को। तो इस तरह से आप अगर उठा रहे हैं तो आप एक तरह से कहें थैंकलेस हैं। मुझे शायद ये शब्द किसी को बुरा लगे, लेकिन आप थैंकलेस हैं। जिस चीज के लिए आपको हाथ जोड़ करके धन्यवाद अदा करना चाहिए था माननीय न्यायमूर्ति का, जिन्होंने आपको आपके अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद आप थैंकलेस होकर के उस सुप्रीम कोर्ट की जांच पे ही सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे ही सवाल उठा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, एक सिटिंग जज ही कहा जाएगा जस्टिस वर्मा को, उनकी ट्रांसफर हो रखी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, भले काम उनको नहीं मिल रहा लेकिन वो आज भी जज है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्या आप अपने पक्ष में रिपोर्ट चाहते थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर। उनकी मंशा पे सवाल उठा दिया, यह शब्द अपने आप में बताता है आपकी पिटीशन जो है मिसकंसीव्ड है। जो उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही हुआ कि आप गलत नैरेटिव लेकर के आए हुए हैं। हालांकि 30 तारीख को क्या होता है इसमें, इन सब बातों पे तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी कोर्ट कोई बहुत ज्यादा कन्विंस आज नहीं लग रही थी, जिसमें कि कहा जाए कि बस बैठी हुई है कि भाई कुछ इनजस्टिस हुआ है इसमें रेमेडी दी जाए। तो ऐसे मामले में मुझे लगता है कि अब एक नई तैयारी तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को करनी पड़ेगी जो जस्टिस वर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि भाई आप इस तरह से हवा में संवैधानिक सवाल नहीं उठा सकते, हवा में एक क्रिएशन नहीं कर सकते कि भाई न्याय का उसी तरह हुआ ना जैसे अपने राहुल बाबा जेब में रख लेते हैं किताब और घूमते रहते हैं, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन पूछ दो अगर उनके कार्यकर्ताओं से कि भैया किस संविधान का उल्लंघन हो रहा है, किस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें केवल इतना बताया गया रहता है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि भाई आपने सवाल तो उठा दिया, सवाल उठाने से पहले उस आर्टिकल को भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट से वहां चूक हुई है, क्या कहीं जांच कमेटी जिन 3 सदस्यों ने जांच की है उनसे कोई चूक हुई है। तो अगर जवाब आता है कि नकारात्मक में आता है और चूक नहीं हुई है, तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में, एक न्यायिक परंपरा में जो अदालत ने काम किया है दैट्स ऑल इज गुड। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी भी देश की न्यायपालिका को ही है और सुप्रीम कोर्ट की है। अगर कोई संवैधानिक क्वेश्चन भी उठाया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल रंग देने की कोशिश होगी कि इस मामले को किसी तरह से संवैधानिक बेंच के सामने बैठा दिया जाए क्वेश्चन को, जिससे कि 5 जजों के पास ये मामला चला जाए और लंबा लटक जाए, और जिससे कि किसी तरह से इसको खींचा जा सके, या इसको कहते हैं टाइम बाइंग टैक्टिक्स, समय बढ़ाने की एक प्रक्रिया हो सकती है। आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइम लेने की कोशिश हो रही है, और कोशिश शायद ये भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा आदेश आ जाए ताकि जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होने वाली है संसद में वो रुक जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कही, उन्होंने कहा कि याचिका में असली आपत्ति सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर है, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से ऐसी चूक कैसे हो गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो रिकॉर्ड के बाहर के किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं करेंगे, और अगर आप रिपोर्ट पर बहस करना चाहते हैं, यानी कि 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करना चाहते हैं, तो उसे रिकॉर्ड में लाना जरूरी होगा। और अगर ऐसा होता है सर, तो फिर तो वही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही याचिका आ चुकी है। देखिए, असली सवाल तो आज उठा ही नहीं अंजू जी। असली सवाल तो उठाने की ये बात होती, अगर कोर्ट सुनती मेरिट पे केस को, तो तुरंत सवाल उठाया जाता कि भाई लोकसभा में इस पे रोक दो,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है मैटर को। इसकी कोशिश ये थी कि कहीं न कहीं किसी तरह से संवैधानिक क्वेश्चन उठा करके न्यायपालिका जो है इस मामले में दखल दे और हमारी संसद को काम करने से रोका जा सके इम्पीचमेंट मोशन को। यह फाइल ही इसीलिए किया गया है, इसके पीछे मेन मंशा यही है जो अभी तक मुझे समझ में आती है कि किसी तरह से संसद के अधिकार पर सवाल उठा देना। लेकिन जब आपकी पिटीशन ही ढंग से नहीं ड्राफ्ट हुई है तो आपके इस सवाल पर अदालत कैसे बोले, या आपकी हिम्मत ही नहीं हुई असली सवाल पे आने की कि जब आपकी प्राइमा फेसी आपकी पिटीशन ही डिफेक्टिव है तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कैसे उठाएंगे या संसद की कार्यवाही पे कैसे सवाल उठाएंगे। तो कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीजें हद से ज्यादा हो जाती हैं तो वहां पर प्रकृति सारी चीजें खुद ही करती है, और जैसे अग्निदेव ने अपना काम किया वैसे ही ड्राफ्टमैन ने काम कर दिया जो पिटीशन को ड्राफ्ट किया है। क्योंकि इतने बड़े मसले को अगर अदालत में सुना जाना था, इतने बड़े वकील वहां पे अपीयर होने वाले थे और दुनिया की निगाह इस मामले पे थी, तो निश्चित ही इस तरह से कैजुअल चीजें नहीं होनी चाहिए थी ड्राफ्टिंग में जिसके कि अदालत को बातें नागवार गुजरे जो है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आपको तो याचिका दायर करनी ही नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से ये याचिका फ्रेम की गई है सर, उससे साफ लगता है कि कोई दमदार दलीलें शायद नहीं रही होंगी, इसलिए इस तरह की याचिका दायर की गई। पर सर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दिक्कत ये भी है ना कि एक तो पूर्व सीजेआई को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है इस याचिका के जरिए, और दूसरे जो हमारे मौजूदा सीजेआई हैं गवई साहब, वो भी तो उस कमेटी में थे जिन्होंने की ये रिपोर्ट जो थी वो राष्ट्रपति महोदया को दी और सरकार के पास भेजी। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया इस मामले से। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस याचिका में अगर आगे बढ़ते हैं, उस रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड लाया जाता है 3 जजों की कमेटी की, तो पता नहीं फिर आगे क्या क्या होगा। मैं कह रहा हूं जो 5 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उन लोगों के कार्य पर सवाल उठाया जा रहा है। और मैं तो पहली बार, शायद अगर गलत भी हो सकता हूं, एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट में आकर के खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों को जो है काम पे सवाल उठा रहा है, और उसमें से एक अभी आज की तारीख में चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो बहुत ही मतलब कंट्राडिक्टरी होंगी। अब हम लोगों को इस पे 30 तारीख का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पे मतलब सबकी निगाहें होंगी। हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पिटीशन का कौन सा रुख होगा, किस तरफ मुड़ेगी जो है। ऑप्शन क्या लगता है सर आपको 30 तारीख को? आपको लगता है डिसमिस भी हो सकती है? क्योंकि नोटिस किसको जारी करेंगे, कौन पार्टी है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट खुद पार्टी है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर माननीय की जगह कोई और होता तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस पे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाती। कहती भाई तुम इस तरह से ड्राफ्ट किए हो, कोर्ट का समय बर्बाद किए हो, तुम्हारे ऊपर कॉस्ट हम लगा रहे हैं। लेकिन अब बात माननीय की है, माननीय के विरुद्ध है, माननीय के द्वारा है, माननीय के सामने है, तो थोड़ा तो रियायत अदालत करेगी। लेकिन इस तरह की चीजें कैजुअली नहीं होनी चाहिए था, हमारा ये मानना है। और दत्ता साहब भी आपने देखा कि मतलब बहुत नाराज थे इस बात से जो है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सर, अब देखते हैं कि 30 तारीख को क्या होता है। जो नाराजगी है दत्ता साहब की वो क्या रंग लाती है। एक तो वो कह चुके हैं कि याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी, दूसरा आप इस रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो अब सच में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है 30 तारीख को, ये सबसे अहम होगा। लेकिन इतनी सारी लंबी चौड़ी फौज सर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बचाव में खड़ी थी जस्टिस वर्मा के, और ले देकर जो पिटीशन फाइल की गई, जो याचिका दायर की गई, उसी पर सवाल उठ गए सर। इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है? ये तो खुद वो माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या केस का बना दिया। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम।